5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ गए और इसमें कांग्रेस को जोरदार झटका लगा। जो हिंदी पट्टी के मेजर स्टेट्स हैं, वो चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों जगह उसे झटका लगा। खासकर छत्तीसगढ़, जहां पर तमाम एग्जिट पोल, प्री पोल में बताया जा रहा था कि कांग्रेस वहां की भूपेश बघेल सरकार वापसी कर रही है, तो वो एक सेटबैक था। राजस्थान में गहलोत सरकार चली गई और इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो है वो ऐसा कहा जा रहा था कि कमलनाथ शायद आ जाए वहाँ पर, तो वो एक झटका है। हालांकि तेलंगाना में एक राहत के तौर पर वो सत्ता में आई है वहाँ पर। इन सब के बीच अभी तक जो हिंदी पट्टी के 3 स्टेट्स हैं जहाँ बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो अब तक सीएम पद का ऐलान नहीं हुआ। सवाल उठ रहा है कि जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और शानदार बहुमत अगर बीजेपी का मिला है, तो उसके बाद बीजेपी को सीएम देने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या वजह है और ये जीत कैसे मुमकिन हो पाई है? आज इसी पर हम एनालिसिस करेंगे और हमारे साथ अशोक जी हैं, अशोक कौशिक जी। इन्होंने कई चैनल में महत्वपूर्ण पदों पर अपने रोल निभाई, भूमिका निभाई है और एनालिसिस करते रहे हैं। अशोक कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि अब तक अगर सीएम पद का ऐलान नहीं हुआ है, चाहे राजस्थान में पहले बाबा बालकनाथ का नाम आ रहा था क्योंकि वसुंधरा राजे को हमने देखा साइडलाइन किया, दूसरा शिवराज सिंह चौहान का नाम भले ही इन्होंने आगे ना किया हो बीजेपी, लेकिन काम तो उन्हीं किया है वहाँ पर, और दूसरा छत्तीसगढ़ जहाँ पर कमबैक किया, वहाँ रमन सिंह इनके पूर्व सीएम रहे हैं। तो बीजेपी को दिक्कत आ क्या रही है सीएम अनाउंस करने में? इसमें दिक्कत नहीं कहेंगे इसको, ये सोच विचार और रणनीति इसको हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की। जल्दबाजी कुछ नहीं है। तीनों स्टेट बड़े आराम से उन्होंने जीते हैं, भारी मार्जिन, भारी बहुमत से तीनों जगह उनकी सरकार बन रही है। तो कोई जल्दबाजी में नहीं है कि अचानक से कुछ करें या पहले से डिसाइड करके बैठे हुए थे। अगर पहले बैठे होते तो अब तक नाम अनाउंस हो जाता। सारे समीकरण साधने के बाद ही नाम की अनाउंसमेंट होगी। और इस समय जो माथापच्ची चल रही है वो सारे सिर्फ इसलिए नहीं कि एक सरकार बननी है, उसका एक मुखिया चुनना है, ये वो कवायद नहीं है। कवायद सारी हो रही है कि 3 से 4 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव में मिली भारी जीत से जो टेम्पो बना है, उस टेम्पो को बरकरार रखना है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि स्टेक वहाँ पर है। और भारतीय जनता पार्टी इस समय एक अपने जितने उनके महारथी हैं उनको सबको साध के चलना चाहती है। ऐसा नहीं है कि यदि सिर्फ ऊपर से तय करना होता तो अब तक हो चुका होता है। एक समीकरण इस समय साधा जा रहा है। जातिगत समीकरण क्या है, इलाके का समीकरण क्या है, राजस्थान में कौन हैवीवेट उम्मीदवार हैं मैदान में, जिनको बनाएं ना बनाएं, नहीं बनाएंगे तो क्या नुकसान होंगे, एक जाति अगर नाराज़ हो गई तो उसकी भरपाई कैसे हो गई। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में क्या आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा निकाला जाए, या परंपरागत जो इनके अपना, जैसे रमन सिंह एक सबसे भरोसेमंद चेहरे के तौर पे थे, लेकिन इस बार किसी भी तरह से उनकी तरफ इशारा नहीं किया गया था, वो उनको देखना है। फिर मध्य प्रदेश में जैसे कि आपने खुद जिक्र किया कि शिवराज सिंह चौहान इतने लंबे समय से वहाँ मुख्यमंत्री हैं और उनके चेहरे पे उनकी योजनाओं का बहुत इम्पैक्ट रहा है इस चुनाव में जीत के पीछे, जिसमें लाडली योजना तो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुई है महिलाओं के बीच पैठ बनाने में। लेकिन इसके बावजूद वहाँ भी इन्होंने जो केंद्रीय आलाकमान है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने कई ऐसे बड़े चेहरों को उतारा मैदान में। सांसद कैलाश विजयवर्गीय जैसे धुरंधरों को कहा कि आप विधानसभा चुनाव लड़िए जाके, कई अपने मंत्रियों को कहा कि आप भी जोर आजमाइश कीजिए। वो पूरा खेल वो नैरेटिव का था कि हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, और वो ताकत जो दिखाई तो शायद उसी का नतीजा है कि तीनों राज्यों में वो बहुमत में आए हुए हैं। अब रही बात मुखिया चुनने की, तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है और सारे समीकरण उसी पे पूरे तौले जा रहे हैं
उसके बाद हो सकता है अगले 1-2 दिन में कोई धीरे धीरे करके एक पहला नाम दूसरा नाम आ जाएगा। जी नहीं, लेकिन इसमें एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी को कहीं इस बात का डर तो नहीं है कि अगर हम वसुंधरा राजे को साइडलाइन, जैसा कि किया भी है इन्होंने, वसुंधरा बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लिया भी नहीं था, तो क्या ऐसे लीडर जो अगर हम नए फेस लाते हैं, ऐसे लीडर को हम साइडलाइन करते हैं तो वो हमें हमारे लिए आगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो वहाँ पर एक सेटबैक साबित हो? यही तो मैंने कहा ना कि इस समय सारी कवायद ही ये चल रही है, गुणा भाग जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि यदि एक मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा, दावेदार भले ही आपको 5 दिख रहे हों या 6 दिख रहे हों, कहीं कहीं 2 दिख रहे हों, 3 दिख रहे हों, तो समीकरण तो सारे वही साधने हैं ना कि एक जो नहीं बन पाएगा। पता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनकी राजनीति में क्षेत्रफलों के लिहाज से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आला कमान ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का आला कमान मजबूत है इसलिए उसकी सुनवाई ज़्यादा है, कांग्रेस में वो स्थिति नहीं है। लेकिन ये तो बात माननी पड़ेगी ना कि वसुंधरा राजे एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत कद्दावर नेता हैं, सबसे अनुभवी एक ऐसी नेता हैं वो जो मुख्यमंत्री रही हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री रही हैं इसलिए ताकतवर है, बल्कि उनका जनाधार बहुत मजबूत है। तो वसुंधरा राजे को भले ही पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान प्रोजेक्ट ना किया गया हो, लेकिन उनकी अनदेखी भी तो नहीं कर पाए ना। आखिर में जिस समय आपको भी याद होगा कि जिस समय क्रूशियल फेज चल रहा था राजस्थान चुनाव का, तो प्रधानमंत्री को मंच साझा करना पड़ा था वसुंधरा राजे के साथ, और वसुंधरा राजे ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए कि उनको पता है कि आला कमान को ही तय करना है, भले उनके साथ इस समय कितने भी विधायक हों, वो विधायक उनकी ताकत शक्ति प्रदर्शन का तो एक माध्यम हो सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो वही होना है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी खुद को टोन डाउन किया, और चुनाव के नतीजे आने के बाद के घटनाक्रम पे यदि आपकी नज़र रही हो तो आप देखेंगे कि वसुंधरा राजे इकलौती और पहली नेता राजस्थान में ऐसी रही जिन्होंने नव निर्वाचित विधायकों के साथ 1-to-1 मीटिंग का एक सिलसिला शुरू किया, जबकि जो दूसरे लोग सीएम फेस वहाँ के बताए जा रहे हैं या कोई किसी बड़े केंद्रीय नेतृत्व की, बड़े केंद्रीय नेता की पहली पसंद दूसरी पसंद के तौर पे जो प्रचारित हैं, उनकी तरफ से तो ऐसी कोई कवायद नहीं की गई। तो इसका मतलब साफ है कि वसुंधरा राजे सिंधिया किसी भी सूरत में ढील छोड़ने के मूड में नहीं है। उनको पता है कि वो स्टेक होल्डर है और वो स्टेक होल्डर की तरह से ही पेश आ रही हैं। पहले वो राजस्थान में नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मीटिंग कर चुकी हैं और केंद्रीय नेतृत्व के भी वो लगातार संपर्क में हैं। जी, एक लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव से पहले लगातार राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया, और उसके बाद अमित शाह ने कहा भी था बीजेपी ने कि हम सीएम जो है ओबीसी के तौर पर देंगे स्टेट में। तो क्या इसका भी गुनाभाग हो रहा है कि हम ओबीसी प्रोजेक्ट करें? हालांकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ओबीसी से आते हैं, तो लेकिन क्या इस लेवल पे भी काम चल रहा है कि हम जब राजस्थान में लाएं या छत्तीसगढ़ में लाएं तो ओबीसी या आदिवासी या फिर जो दलित हैं उस तरह के फेस को सामने लाएं? देखिए, सारी कैलकुलेशन तो इसी रूप में हो रही है ना। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि वहाँ हमेशा 2 और 2 4 नहीं होते हैं, कहीं 2 और 2 5 आपको मिल जाएंगे, कहीं हो सकता है 4.5 हो, कहीं 5.5 हो। इसी रणनीति के तहत वो हमेशा ही देखा जाता है कि ओबीसी चेहरा अगर मान लीजिए देना है तो वो एमपी में कामयाब होगा या राजस्थान में कामयाब होगा, और राजस्थान में अगर कामयाब होगा तो उसकी कीमत क्या होगी। राजस्थान में अगर ओबीसी चेहरा देना है तो जाहिर सी बात है कि फिर उनको वसुंधरा को साइडलाइन करना पड़ेगा, उनको इग्नोर करना पड़ेगा। लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए फिर वो क्या करेंगे? क्या वो डिप्टी सीएम 1-2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लेके आएंगे, या ऐसा करेंगे कि जो एक आदमी जो उनको दिखेगा कि ये जैसे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया गया और बाकी सब लोग देखते रह गए, और वो एक ऐसे तबके से आते हैं जो कभी भी परंपरागत रूप से मुख्यमंत्री के रूप में पहली चॉइस किसी भी राजनीतिक दल की नहीं रही। तो इसी तरह से हो सकता है भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि मैंने कहा, आला कमान इतनी मजबूत है कि वो सरप्राइज देती रही है, और हो सकता है राजस्थान में भी सरप्राइज दे दे। आपको जान के हैरानी होगी कि इसमें अश्विनी वैष्णव का नाम बड़ी
पिछले 2-3 दिन से अचानक से सुर्खियों में बना हुआ है कि कहीं उनकी लॉटरी लग जाए। एक और हैवीवेट नेता केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो उनके नाम को लेके कयास चल रहे हैं। फिर तीसरा जो एक और नाम जो सरप्राइज पैकेट की तरह से निकला है बाबा बालकनाथ का, कि क्या जिस तरह से यूपी में एक योगी हैं ऑलरेडी, तो क्या राजस्थान भी योगी के हवाले कर दिया जाएगा। तो यही सारे गुणाभाग इस समय चल रहे हैं कि किस फैसले का क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है, और नुकसान अगर होगा तो वो कितना ज़्यादा होगा, क्या हम उसकी कहीं और से भरपाई कर सकते हैं। तो राजस्थान बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये राजस्थान की सरकार के लिए कवायद नहीं है। सारी कवायद ये है कि लोकसभा में जो बहुत जल्दी बिगुल बजने वाला है लोकसभा चुनाव का, राजस्थान में उसकी जो 25 सीटें हैं, पिछली बार भले ही कांग्रेस की सरकार वहाँ बन गई थी, इसके बावजूद उसमें लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। और इस बार भले ही विधानसभा में भारी बहुमत उसको मिल गया है, लेकिन उनका ये पूरा जोर आजमाइश, पूरी कोशिश ये रहेगी कि यही जो प्रदर्शन है इसको दोहराया जाए ठीक 4 महीने बाद। अगर कोई भी नाराज़ हुआ तो जाहिर सी बात है ना कि वो तो फिर असर पड़ सकता है उसका। मोदी का नाम अपनी जगह होगा, उनका काम अपनी जगह बोलेगा, लेकिन जो स्थानीय समीकरण होते हैं उसको तो हम लोग किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते ना। और कोई भी राजनीतिक दल इस समय तो बिल्कुल भी ये रिस्क लिया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि मोदी जो हैट्रिक की बात कर रहे हैं तो हैट्रिक कहने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है कि, लेकिन उस ग्राउंड पे उसको साकार करना तो एक चुनौती होगा ही ना। इस बार के चुनाव में एक चीज़ ये नई दिखी है बीजेपी की तरफ से, तो जहाँ पर इनके फेस थे ऑलरेडी सीएम, वहाँ भी उन्होंने सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया, पीएम मोदी को चेहरा करिए चुनाव लड़े। तो क्या इसकी वजह कहीं ये तो नहीं रही कि बीजेपी अगर वहाँ पे हो सकता है कि सीएम फेस रिपीट भी करे, लेकिन अगर नहीं भी करती है तो प्रेशर ना रहे कि हमने इस फेस को प्रोजेक्ट कर इनको सीएम नहीं बनाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है ना, वो बिल्कुल अलग तरह से आउट ऑफ द बॉक्स वाले विचार पे काम करता है और उसी तरह से सरप्राइजेज वो देता है। आपको याद होगा कि गुजरात में चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को बदल डाला था, नए मुख्यमंत्री को लेके आए। तो इसका उन लोगों को फ़ायदा क्या होता है कि अगर थोड़ी बहुत किसी के साथ नाराज़गी है तो उस नाराज़गी को केंद्रीय नेतृत्व खुद ही ख़त्म कर देता है। ठीक यही स्थिति जो अगर हम बात करें कि स्थानीय लोगों से बातचीत में या वैसे सर्वेज में जो बात निकल के आई, कई ऐसे इलाके थे जहां शिवराज सिंह चौहान को लेके बहुत पॉजिटिव माहौल नहीं था। इस समय भले ही ये कहा जा रहा है कि जीत में नो डाउट उनका चेहरा, उनका काम एक बड़ा वो है, भूमिका निभाई है, लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान को मान लीजिए कि उनका नाम का ऐलान कर दिया होता कि सबसे लंबे समय तक के सीएम हैं तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, तो वो तो फिर शिवराज अकेले ही लड़ते ना। ठीक वैसे ही जैसे अशोक गहलोत अकेले लड़े या भूपेश बघेल अकेले लड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको माइनस कर दिया, उस चेहरे को माइनस कर दिया और बाकी चेहरे इंट्रोड्यूस हो गए, तो हर चेहरा खुद को सीएम मान के, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे दूसरे नेता हों, और इसमें शिवराज सिंह चौहान के लिए ये चुनौती हो गई कि मैं सिटिंग सीएम हूँ इस समय, मैं अगर जा भी रहा हूँ तो फिर अपनी पूरी ताकत जो उन्होंने जो एक इमोशनल कार्ड खेलते हुए भी कहा कि भाई मेरा हो गया है समय, ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो इस तरह की जो उन्होंने बातें की, तो इमोशनल कार्ड ने कहीं ना कहीं उसकी मदद की। तो कुल मिला के जो बड़ी जीत है वो यही, केंद्रीय नेतृत्व भी तो जानता है ना कि वो एक चेहरे की जीत नहीं है। यही फॉर्मूला राजस्थान में अप्लाई था। राजस्थान में भी यदि वसुंधरा राजे को फ्री हैंड देकर या वसुंधरा राजे के चेहरे पर लड़ते तो हो सकता है बाकी क्षेत्र उस तरह से वो अपनी मेहनत नहीं करते ग्राउंड में जाके, तो कहते कि भाई ठीक है, जब दूल्हा डिसाइडेड है पहले से तो बारात का नेतृत्व उसी को करने दीजिए, फिर जाए जहाँ जाए उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस चीज़ को तो आप भूल जाइए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को इस तरह से निकलेगा का चेहरा निकला, उसकी गुंजाइश बहुत कम है। या वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में यदि ऐलान होना होता और वो पहली पसंद होते तो हो सकता अब तक ऐलान हो चुका होता। सारी माथापच्ची इसी की चल रही है कि अगर इनको हमने हटाया, अगर इनके विकल्प पे हमने काम किया तो
दूसरा जो चेहरा होगा वो हमारे लिए कितना मुफीद होगा, पहली बात। दूसरी बात, उसके प्रति नाराज़गी कितनी होगी। कई बार ये होता है राजनीति में, हमेशा ना दोस्ती स्थायी होती है ना दुश्मनी स्थायी होती है, तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है हमेशा कि इस समय फ़ौरन हमें फ़ायदा किस चीज़ से मिल सकता है। हमारा जो निकटतम जो लक्ष्य है, जैसे फ़िलहाल लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव के लिहाज से हम ऐसा क्या कदम उठाएं कि जो राजस्थान की 25 सीट हैं, एमपी की 29 सीट हैं, छत्तीसगढ़ की 11 सीट हैं, जहां अभी हम जीत कर आए हैं, अभी हम जहां सरकार बना रहे हैं, तो कम से कम ये जो 50-60 सीटें हैं यहाँ हमारा नुकसान ना हो। यूपी जैसा स्टेट ऑलरेडी आपके हाथ में है जहां आपकी सरकार बन चुकी है। और एक बात मैं और बता दूं कि इंडिया गठबंधन इस समय विधानसभा चुनाव की वजह से तल्खियां ज़रूर हैं, लेकिन अगले 1 से 2 महीने में जब भी वो मीटिंग के लिए बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे उनकी बात होगी, तो एक चुनौती तो पेश करेंगे ना। तो उन चुनौतियों को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना कि अगर मान लीजिए कहीं इस गठबंधन ने आपस में बंटवारा कर लिया और जहां पहले मल्टीपल फैसेट का मुकाबला होता था, बहुकोणीय मुकाबला होता था, वो हो जाएगा आमने सामने का। जैसे कि मोदी कई बार कहते हुए कि ये मोदी वर्सेस ऑल है, एक अकेला सब प्रभारी, लेकिन बाकी लोग जब मिलेंगे तो उस चुनौती का भी तो इसी समय रणनीति बनानी पड़ेगी ना। तो हमें इस बात को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर ऐसे कई समीकरण हैं जो बीजेपी की तरफ से देखा जा रहा है, और यही एक बड़ी वजह है कि अब तक सीएम का इन तीनों स्टेट में नाम अनाउंस नहीं हुआ है। और आप सभी का इसको सुनने के लिए डिबेट को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।